अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और हमारे साथ आपके जाने पहचाने वसीम अल्ताफ साहब हैं और आज हम वसीम अल्ताफ साहब से बात करेंगे कि शब्बर जदीद जो कि इकोनॉमिस्ट भी हैं पाकिस्तान के, उनकी भी खैर एक क्लिप बड़ी आजकल वायरल हुई हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि सी पैक एक फ्लॉप प्रोजेक्ट है और वो शुरू से यही कह रहे थे कि सी पैक चलने वाला नहीं है। अगर पाकिस्तान ये सी पैक प्रोजेक्ट से बाहर आता है तभी पाकिस्तान की इकोनॉमी या पाकिस्तान की जो हालत है वो बेहतर हो सकती है, वरना खराब से खराब होती जाएगी। इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये बात भी करेंगे कि जो DGIS-PR साहब ने कहा कि जी काफिरों से बात नहीं हो सकती, काफिरों से दोस्ती नहीं हो सकती, यानी जो भी नॉन मुस्लिम है उससे दोस्ती नहीं हो सकती। हालांकि हम तो सारी दुनिया में कटोरा लेके घूम रहे हैं और ज्यादातर हमारी जो मदद करते हैं 90% वो वही लोग हैं जो कि इस्लाम को फॉलो नहीं करते। तो फिर इस तरह की बात करने का क्या मतलब है। और बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो इशारा उनका शहबाज शरीफ साहब की तरफ है। तो क्या वाकई में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है उनकी? टिक टॉक टिक, ये भी कहा है बिलावल भुट्टो ने। बहुत शुक्रिया सर कि आप आए, क्या कहेंगे आप इन बातों पे? देखिए, शब्बर जैदी साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि हमने इतना बड़ा अपने ऊपर एक बोझ लाद लिया है कि हमारी कमर दोहरी हो गई है। और ये बोझ जो है ये सी पैक है। आप ये देखिए कि ये तकरीबन 2017 में जो इन्होंने रिवाइज किया था सी पैक का एस्टीमेट, उसके मुताबिक कोई 60 बिलियन डॉलर्स इन्होंने पाकिस्तान में पंप करने थे और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में। और इन्होंने कोई तकरीबन 30 बिलियन डॉलर किए हैं अब तक। और इससे हमारी इकॉनमी समझे कि बैठ गई है। उसकी वजह ये है कि इससे कोई रियल टर्म्स में कोई हमें फ़ायदा नहीं हुआ। हमारा जो डेट बर्डन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमने इस वक्त 30 अरब डॉलर जो है वो चीन का हमने अदा करना है। और और उसके अलावा फिर जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, तो आप ये देखिए कि हैवी बोरोइंग हमने की और उनके नतीजे में जो लोन रीपेमेंट्स हैं जो हमें पे करना होता है उनको, और वो इतना ज़्यादा है। ट्रेड डेफिसिट ही आप देख लें, हमारा इतना बढ़ चुका है कि हम कुछ 17 अरब डॉलर की चीज़ें चीन से इंपोर्ट करते हैं और चीन को हम सिर्फ 3 अरब डॉलर की चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। यानी 14 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ। और हम ज़्यादातर रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं और ये कुछ चावल करते हैं, कॉटन वगैरह इस किस्म की चीज़ें, और इसके बदले में चाइना से हम फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं। तो इसकी वजह से 14 अरब डॉलर का एक ट्रेड डेफिसिट है हमारा चाइना के साथ। अच्छा, फिर चाइना ने ज़्यादातर जो यहाँ पे सी पैक के तहत जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं, वो आप देखिए कि पावर सेक्टर में हैं। और वो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो गई हैं कि हमारी कौम को कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ते हैं उसके। यानी बिजली इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है कि वो हमारी ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा हो गई है। हम उसको इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। एक आम शहरी उस बिजली को इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन उसको पैसे देने पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे सॉवरेन एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं। आपको याद होगा जब ये सी पैक नेगोशिएट हो रहा था, तो ये इन्होंने जो TORs थे वो सीक्रेट रखे हुए थे। ये शेयर ही नहीं करते थे, ये लोगों को बताते ही नहीं थे कि यार आप किन शराइत पे चीन से आप ये इतने ह्यूज हैवी लोन्स ले रहे हैं। तो उसका नतीजा ये है कि आपको बहुत भारी कीमत अदा कौम को भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है आप देखें वो बढ़ गई है। उसके बाद फिर लेकिन हमें बड़े लिमिटेड बेनिफिट्स हुए हैं इस सब के। ट्रेड इम्बैलेंस काफ़ी बढ़ गया है। फिर उसमें शराइत ये थी जनाब के आप यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के लिए जो मैन पावर लेंगे वो चाइना से आप लेंगे, जो स्पेशलिस्ट हैं मुख्तलिफ एरियाज में, और जो इक्विपमेंट होगा वो चाइनीज होगा। तो उससे यानी आप देखें ना, वो हमारी मजबूरी बन गई, हमें वो सारा कुछ फिर वो वहां से बोरो करना पड़ा।
फिर उसके बाद जो इन्होंने प्रोसेसिंग जोन, इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन्स बनाए थे, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, और उसकी वजह से काफ़ी हमारा एक तरह से कह लें कि रिसोर्सेज हमारे ज़ाया हुए, सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ गए। चाइनीज़ ने हमें कहा जी सिक्योरिटी हमें चाहिए, तो हमने 2 डिविजन्स रेज किए, एक चिलास में और एक गवादर में है, सिक्योरिटी डिविजन्स हैं जिनका काम ही सी पैक की हिफाजत करना है। अब उन डिविजन्स का जो खर्चा हो रहा है वो किसी देख लेना कि डिविजन्स जो हमने फौज के रेज किए हैं, उसके बावजूद भी सिक्योरिटी का मसला तो हल नहीं हुआ। वो तो अपनी जगह है, लेकिन उनके अखराजात जो हैं वो हमें देने पड़ते हैं, और वो तो हम अपने पैसे में से देते हैं ना, अपना जो करंट एक्सपेंडिचर है उसमें से जा रहा है। रीजनल लेवल पे डिसकंटेंट हो गया है, सूबे कुछ कहते हैं जी कि हमें हमारे साथ मुसावी सलूक नहीं किया गया, दूसरे सूबों के साथ किया गया। तो मतलब ये सारी चीजें अगर आप देखें ना, तो हमें नुकसान ज्यादा हुआ है, इसका फायदा कम हुआ है। तो शब्बर जैदी साहब ने जो कहा है कि जी वाकई ये हमें हमारे गले पड़ गए हैं ये जो सी पैक के प्रोजेक्ट्स हैं, ये बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। बिल्कुल। गवादर में और गेम चेंजर है जी, गेम चेंजर। आप जरा जाके देखें गवादर में क्या हाल है, कुछ भी नहीं है वहां पे गवादर में। ये हो जाएगा, वो तो हो सर निकला जाएगा। जा सकता है क्या, इसमें से निकल सकेंगे क्या ये? निकलते हुए तो नहीं दिख रहे मुझे। देखिए जी, अब इन्होंने वो सॉवरन गारंटीज दी हुई हैं चाइनीज को, और चाइनीज जो हैं वो बड़े इस मामले में बड़े सख्त हैं वो, और बड़े इनफ्लेक्सिबल हैं। उनसे अब क्या मतलब कैसे आप निकलेंगे, किस तरह निकलेंगे? ये तो फिर ऐसा ही है कि आप उनको, या तो कोई ऐसी हुकूमत हो जो साफ साफ कह दें उनको जी कि हम तो खत्म कर रहे हैं आपके साथ ही। ये तो जोंके इन्होंने अपने आप को लगवा ली हैं, जो खून चूस रही हैं मुसलसल। 2014 और फिर 17 आ गया, अब 2026 आ गया है। तो हमारा तो ये ड्रेन हो रहा है, हमारे रिसोर्सेज ड्रेन हो रहे हैं इसमें। जी बिल्कुल ऐसा ही। और उसका जाहिर है कि जिनकी जमीन है गवादर वालों की और बलूचिस्तान की, उनको भी कोई फायदा नहीं हो रहा, और उसकी वजह से भी वो बहुत अच्छे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये लोग सुन नहीं रहे या सुनना नहीं चाहते। लेकिन सर डीजीआईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, उसमें वो खैर बाकी तो वो अपनी इधर उधर की जो कहा करते हैं हमेशा की तरह उन्होंने कई बात, लेकिन हर बार ये रिलीजन को बीच में ले आते हैं, रिलीजन का चूरन बेचना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान जो हर वक्त आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, चाइना और कई दूसरी कंट्रीज से पैसा मांगता रहता है, कभी चैरिटी और कभी लोन, और उसके बाद ये कहना कि जी काफिर या नॉन मुस्लिम जो है वो तो हमारे दोस्त नहीं हो सकते। कुछ दोहरा म्यार नहीं लगता आपको इनके? ये जो चाइनीज से इन्होंने 30 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करवाई है, ये चाइनीज कौन है पहले तो ये तय कर लेना। और चाइनीज को कहे ना जी कि आप हमारे दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप पैसे देते हैं तो फिर हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची और शहद से ज्यादा मीठी होगी। हम्म। पैसा इनको जो देगा उसके साथ दोस्ती हो सकती है, वहां पे कोई हम्म। तखसीस नहीं है कि ये काफिर है या मोमिन है। हम्म। पैसा कोई नहीं देगा तो फिर वो काफिर हो जाएगा। अच्छा, हम्म। अब ये लोग जो इस किस्म की लायानी बातें करते हैं, ये सोचते नहीं है यार कि हम जो बात कर रहे हैं इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं। यानी आप ये देखें, हमारी फौज के अंदर, यानी हमारी फौज के अंदर हिंदू सिपाहियों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। सिपाही अशोक कुमार और सिपाही नेक चंद, ये लड़ते हुए ये शहीद हुए ये तालिबान के साथ। हम्म। लाल चंद, सॉरी नेक चंद नहीं, लाल चंद, हम्म। ये शहीद हुए। तो ये आपके दोस्त नहीं थे जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की? ठीक है जी। कई क्रिश्चियन पायलट्स और हमारी आर्मी में बड़े ओहदों तक इन्होंने, क्रिश्चियंस तो खैर चले, वो उसको तो हम अलहदा कर देते हैं ना, वो तो इनके नज़दीक नहीं है। हम्म। वो तो अहले किताब है। अदरवाइज हमारे यहाँ तो इवन अहले तशी को भी ये लोग वही लेबल देते हैं, लेकिन उनको हम्म। आप जरा एक साइड पे कर दें तो अदरवाइज देखें ना, बाकी हिंदू अफसर्स हैं, सिख अफसर हैं, हमारी फौज में हैं, लड़ते रहे हैं वतन की खातिर। उसके बाद फिर हमारी फौज में अहमदी भी रहे हैं, उनको आप
हम तो कोई नहीं होते कि उनको मुसलमान या कुछ और कहें, क्योंकि ये तो उनका अल्लाह का मामला है जो भी है। लेकिन ये तो हमारे यहाँ आप देख लें कि हिंदू हमारे एक वज़ीर कानून भी रहे, और हमारे चीफ जस्टिस भी हिंदू थे। तो फिर हमारे मुल्क में आप ये देखें कि रूथ वो तो खैर आई एम सॉरी, मैं ये कन्फ्यूज़ कर जाता हूँ, क्योंकि ये जो हज़रात हैं, इस किस्म के मौलवी हज़रात, तो मुसलमानों के अलावा सबको यही कहते हैं ना कि ये काफ़िर हैं। लेकिन चलें हम ये कहते हैं कि वो जो अहले किताब नहीं है वो सही, लेकिन वो भी तो चाइना कौन है फिर रशिया कौन है जहाँ के आप दौरे करते रहे हैं, वो तो खुदा को भी नहीं मानते। और आजकल डोनाल्ड ट्रंप जिसके आगे पीछे घूम रहे हैं, ये वो क्या है? हाँ, चले वो वो फिर अहले किताब कह लें उसको, लेकिन बाकी जो हैं, यानी चाइनीज जिनके साथ इतनी इनकी गहरी दोस्ती है जी, और वो क्या है फिर ये नेपाल भी जाते हैं, उनको उसको भी दोस्त मानते हैं, श्रीलंकन जो हैं, बुद्धिस्ट जो हैं, उनको भी ये दोस्त मानते हैं, है जी। इनको तो सिर्फ भारत से प्रॉब्लम है सर, इनका जो मेन इश्यू है वो इंडिया है। वो इंडिया से है, वो इंडिया से हाँ। है। और ये भूल जाती हैं यार कि जब हम कहेंगे जी कि काफिर हमारे दोस्त नहीं हो सकते, जो पाकिस्तान के अंदर जो हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे सिख भाई हैं, वो क्या सोचेंगे यार, वो उनके दिल पे क्या गुजरेगी कि आप उनको डिसोन कर रहे हैं सिर्फ उनके मजहब की वजह से। तो ये मैं समझता हूँ इन लोगों को थोड़ा सोच समझ के बात करनी चाहिए, इनको थोड़ा सोच लेना चाहिए कि यार ये जो बात कर रहे हैं इसके क्या असरात होंगे। जी बिल्कुल सर। और आजकल की दुनिया में क्या, हमेशा से मैं तो समझती हूँ कि सब लोगों के साथ मिलजुल कर और अच्छे टर्म्स के साथ रहना चाहिए। हर एक का रिलीजन उसका अपना एक पर्सनल मैटर होता है। तो ऐसे तो लोग, बहुत से लोग मुस्लिम्स को भी गलत कहते हैं, तो क्या ये मान जाएंगे? तो इस तरह से इन्हें किसी को नहीं कहना चाहिए। और वो भी फौज की तरफ से आके आप सिक्योरिटी का बता रहे हैं और साथ आप रिलीजन पे भाषण दे रहे हैं। लेकिन सर, बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना यह है कि वैसे तो खैर उससे पहले मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि सिस्टम को लपेटा जाएगा और ये 10 साल भी रहा तो चलने वाला नहीं है। और बिलावल साहब ने आके कह दिया कि जी इनकी तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है ना, शहबाज शरीफ साहब की टिकटॉक टिक करके। तो सर, क्या लग रहा है, वाकई उल्टी गिनती शुरू हो गई है? और उससे उल्टी गिनती कराने से पहले या ये कहने से पहले कि मोहसिन नकवी का के सिस्टम जो है फेल हो गया है, उससे कुछ दिन पहले तो डीजीआईएसपीआर साहब कह रहे थे कि जी हमारे पड़ोसी तो हमारी प्रोग्रेस से जल रहे हैं। उनका इशारा अफगानिस्तान और भारत की तरफ था। तो ये हमारे प्रोग्रेस हो रही है, पड़ोसी जल रहे हैं, या हमारा सिस्टम फेल हो गया है? देखिए, बिलावल साहब के भी तो पार्टी के आप देखें ना, 2 गवर्नर हैं, ठीक है, फिर 2 हुकूमतें हैं, उसके बाद फिर चेयरमैन सेनेट जो हैं, फिर उनके वालिद साहब भी हैं। तो अगर जाएंगे ना तो फिर सिर्फ वही नहीं जाएंगे, फिर ये सारे भी जाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है अपने गिरेबान में भी जरा एक छाती मार लें कि उनके साथ और किस किस ने जाना है। तो टिकटॉक सिर्फ जो है वो उनकी शुरू नहीं हुई, अगर शुरू हुई है तो इन सब की भी हुई है। ये जो है ये भी फिर साथ ही जाएंगे। तो बिलावल जो है ना वो मतलब बड़ी इमेच्योर किस्म की बातें करता रहता है, और वो हालांकि अब मेरा ख्याल है 40 के करीब तो हो गया है वो। 40 साल में तो बंदा कुछ थोड़ा समझदार नहीं हो जाता? सर वो तो उनसे भी बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस और मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं सर, वो भी कुछ इसी किस्म की बातें करते हैं। तो ऐसी कहने वाले बातें तो ये भी कहते हैं कि बिलावल साहब को अगर जरदारी साहब 10 साल के लिए बाहर भेज दें तो उनकी सीट पक्की हो सकती है जरदारी साहब की। ये इस किस्म की बातें भी चल रही हैं। तो मेरा ख्याल है ये इन्होंने जो बात की है ना, ये देखें, ये पूरी फिर जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है ना, जो वो सारी की सारी जाएगी, इंक्लूडिंग बिलावल एंड ऑल अदर्स, ये सारे ही जाएंगे फिर। और हकीकत यही है कि सिस्टम बाकी कोलैप्स कर चुका है इस वक्त। देखिए, सिस्टम जो होता है वो अगर एक बंदा जो कि एक मरकजी हैसियत रखता है उस सिस्टम के अंदर, मरकजी हैसियत है इस वक्त मोहसिन नकवी की, वो खुद कह रहा है कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, तो उससे ज़्यादा ऑथेंटिक किसकी बात हो सकती है? और मोहसिन नकवी सिर्फ अपनी बात
नहीं करते, वो उनकी भी बात करते हैं जो कि सिस्टम को चला रहे हैं। तो इसका मतलब है कि फिर सिस्टम अगर कोलैप्स किया है तो फिर ज़िम्मेदारी सारे लें, फिर हम्म। मोहसिन नकवी भी ज़िम्मेदारी लें और मोहसिन नकवी को जो लोग लाए हैं वो भी ज़िम्मेदारी लें। अब सिर्फ पॉलिटिकल गवर्नमेंट पे तो आप ज़िम्मेदारी नहीं डाल सकते ना कि इनकी वजह से सिस्टम कोलैप्स किया है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट को फॉर्म 47 के ज़रिए लाया कौन था? हम्म। पॉलिटिकल गवर्नमेंट की बैक पे कौन है? तो ये सारे ही हैं ना, ये सब लोग। तो सिस्टम अगर कोलैप्स किया है तो सारे ज़िम्मेदार हैं। लेकिन अब वो सारा नज़ला डाल रहे हैं ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट के ऊपर। हालाँकि ज़िम्मेदारी तो उनकी भी है ना जो इनको लेके आए थे। अपने आप को वो एक साइड पे उन्होंने कर लिया, ज़िम्मेदारी इन पे डाल दी है। तो बहरहाल मेरा ख़्याल है बिलावल की ये जो बात है ना टिक टॉक वाली ये काफ़ी हमारे जो मुबस्सिरीन हैं और जो तज्ज़िया निगार हैं वो कह रहे हैं कि वाक़ई कुछ इस किस्म, कुछ ने तो कहा है जी कि 6 महीने दे दिए गए हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं जी 6 महीने से कम भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, उसने शदीद एक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है थ्रू मोहसिन नकवी। लेकिन सर सिस्टम को फेल करने में भी तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का भी उतना ही रोल है जितना पॉलिटिकल पार्टीज का है। मगर कुछ अर्से पहले आपको याद होगा कहा जाता था कि टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आएगी। इवन इमरान खान के जमाने में ये बात हो रही थी, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो कहा जाता था कि जी इमरान खान को हटा देंगे, या कभी कहते थे इमरान खान को प्रेसिडेंट बना देंगे और 10 साल के लिए बना देंगे और टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आएगी और वो फिर चलती रहेगी। ये मुशाहिद हुसैन और इस तरह के कई लोग जो इस किस्म की स्टेटमेंट देते सुने गए। आपको लगता है कि वो सिस्टम क्या काम करेगा पाकिस्तान में? नहीं, देखिए बात ये है कि इस वक़्त तमाम तर जो इख्तियारात हैं ना, वो कहीं और चले गए हैं। अब वो पॉलिटिकल जो भी आप गवर्नमेंट होगी, वो इलेक्टेड हो या वो केयर टेकर हो, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहा। सब कुछ जो है वो इनसे ले लिया गया है। ये महज़ शो पीस होते हैं, इनको सामने बिठा दिया जाता है इसलिए क्योंकि दुनिया में इस चीज़ को पसंद नहीं किया जाता कि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट किसी मुल्क पे हुक्मरानी करे और यानी सामने आके करे। तो वो पीछे रह के कर रहे हैं, उनको भी ये बड़ा एक अच्छा लगता है, ये सिस्टम कन्वीनियंट है कि खुद हम्म। पीछे बैठे हैं और कठपुतलियाँ जो हैं उनको नचा रहे हैं। तो मेरा ख्याल वैसे बात कुछ शुरू हो गई है, केयर टेकर गवर्नमेंट की भी बात हो रही है आजकल। अच्छा। तो ये चीज़ें चल रही हैं इस किस्म की। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी अ, शायद कुछ वक़्त लगे अभी इस पूरे सिस्टम को लपेटने में। क्योंकि अभी इन्होंने एक तरमीम मंज़ूर करवानी है और अभी जो काम हो रहा है ना, वो हो रहा है ये सूबे बनाने पे। हम्म। उस पे काम हो रहा है कि सूबे बनाए जाएँ नए। कुछ कह रहे हैं 33 सूबे बनाए जाएँगे, कुछ ने 27 का कहा है। तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं ये। लेकिन सर उसमें तो टाइम लगेगा, एकदम से तो ऐसा नहीं होगा कि सूबे बन जाएं। लेकिन इनके पास के दूसरी ऑप्शन क्या है? पीएमएल-एन को हटाकर क्या दोबारा पीटीआई लाने की तैयारी है? इसलिए कि एक बार फिर पीटीआई वाले जो हैं वो रोड पे नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है प्रोटेस्ट हो रहा है इमरान खान के लिए। टीवी पे बड़ा बड़ा लिख के दिखाया जा रहा है जी इमरान खान को अखबार दिए जा रहे हैं, टीवी दिया जा रहा है, इमरान खान को धूप भी लगाते हैं, हवा भी, फ्रेश एयर भी मिल रही है, खाना भी मर्जी का पक रहा है। या अचानक से इमरान खान की जो खतरे हो रही हैं जेल के अंदर, वो बताने की जरूरत क्यों पेश आ गई? ये कुछ गेम्स खेलते हैं इस किस्म की। फिलहाल कोई इम्कान नहीं है कि इमरान खान को ये छोड़ेंगे, हम्म। उसको जेल ही में रखेंगे। वो इनके लिए एक बड़ी थ्रेट है। लेकिन ये एक इस तरह का ना एक म्यूजिकल चेयर्स खेलते रहते हैं, यानी जो इक़्तिदार में हो हम्म। उसको उसके लिए एक थ्रेट रखते हैं कि यार हम उसको ले आएंगे, और वो इक़्तिदार में आ जाता है तो फिर इनको थ्रेट के तौर पे रखते हैं। फिर मौलवियों को, जैसे टीएलपी थी, वो एक थ्रेट के तौर पे रखी, अभी भी वो है। वो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अभी आपने देखा कि पिछले दिनों वो भी हम्म। लाहौर में सड़कों पे आ गए थे।
तो ये बहुत सी ट्रिक्स हैं, बहुत सी इनके पास गेम्स हैं जो ये खेलते रहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ये मुल्क को इस मकाम पे ले आए हैं कि मज़ीद गेम्स खेलने की गुंजाइश रही ही नहीं। अब हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। इस वक़्त हमारे 2 सूबे जो हैं वो मुकम्मल तौर पे दहशतगर्दी और इंसर्जेंसी की लपेट में है। हमारा आज़ाद कश्मीर जिसको हम कहते हैं, अब वो पता नहीं कितना आज़ाद रह गया है। और गिलगित-बल्तिस्तान, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है इस वक़्त। इवन पंजाब और सिंध में हालात ख़राब हैं। तो ज़्यादा गुंजाइश नहीं है आप खेलें खेलने की। तो लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि ये रियलाइज़ नहीं कर रहे इस वक़्त, बिल्कुल रियलाइज़ नहीं कर रहे कि मुल्क किस मकाम पे आ चुका है और हालात क्या हैं, इकॉनमी डूब रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, छोटे सूबे जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा इस वक़्त एक कह लें कि इंतशार है और फेडरेशन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इन चीज़ों को रियलाइज़ करने का वक़्त है, लेकिन कोई रियलाइज़ कर नहीं रहा। तो एक नाज़ुक सूरत-ए-हाल है, नहीं सही मानों में। वो वैसे तो पिछले 80 साल में रही है, लेकिन अब सही मानों में सूरत-ए-हाल नाज़ुक है। जी। बिल्कुल ऐसा ही है सर, सूरत-ए-हाल काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है और ये लोग समझ ही नहीं रहे या समझना नहीं चाहते। मेरे ख्याल है समझना नहीं चाहते, इतने छोटे काके तो इनमें से कोई भी नहीं है कि जिसको समझ ना आ रही हो, लेकिन ये ज़रूर है कि इनको इससे शायद फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज जॉइन किया। थैंक यू। थैंक यू।